हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं अनुपमा शुक्ला आप लोगों को बीफॉर्म फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, पैथोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? मैकेनिज्म, मतलब कोई भी डिजीज कॉज होता है उसका मैकेनिज्म होता होगा। तो मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब सेल में जो इंजरी हमारी कॉज हो रही है उसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन की कमी जो होती है वो किस कारण होती है? स्कीमिया। स्कीमिया मीन्स क्या होता है? डिफिशिएंट ब्लड सप्लाई, मतलब ब्लड सप्लाई जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण जो होती है हमारी सेल इंजरी होती है। सबसे पहले हम जानते हैं सेलुलर इंजरी। सेलुलर इंजरी कैसे होती है? स्कीमिया हम आपको इससे पहले भी बता रहे थे। डिफिशिएंट ब्लड सप्लाई, जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, मतलब हमारा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरियल इनफ्लो, मतलब हमारी जो आर्टरीज होती है वहाँ पे प्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लैक का जब लिपिड्स बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्लैक के फॉर्मेशन के कारण हमारा जो आर्टरीज है वो बहुत नैरो हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन जो हमें ब्लड प्रॉपर मिलता है वो प्रॉपर नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्लूजन हो जाता है। तो जिसके कारण जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाए, जब ब्लड प्रॉपर नहीं आ पाएगा तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। ये होता कौन कौन से डिजीज में है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक में। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो हमारा सेकंड स्टेज होता है। पहले तो हमारा इसका जो मेन कॉज एंजाइना में भी हमारा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और हम जानते हैं हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी वो सबसे मेन हमारा कारण होता है सेल इंजरी होने का या तो सेल डैमेज होने का। दूसरा हमारा है सेल डैमेज। सेल की डैमेज मतलब हमारे इनरिवर्सिबल इंजरी, मतलब जब हमारा रिवर्सिबल इंजरी क्या हुआ? जब हमारे सेल्स के ऊपर स्ट्रेस में क्या हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, कोई केमिकल फिजिकल एजेंट्स किसी के द्वारा भी जो भी स्ट्रेस पड़ता है हमारे सेल्स पे, अगर वो हमारे सेल्स पे स्ट्रेस पड़ रहा है और हमारी सेल में इंजरी कॉज हो रही है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन थोड़े समय बाद वो स्ट्रेस हट जाता है, तो हमारी सेल्स क्या होंगी? वापस से वो रिकवर कर लेंगी। तो वही चीज़ है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारी सेल डैमेज होती कैसे है? जैसे जब हाइपोक्सिया होता है तो हमारा जो एरोबिक रिएक्शन कब होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन से हमारा क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो एटीपी जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत धीरे हो जाता है, वो हमारा एनारोबिक रिएक्शन के कारण होता है। आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे। तो जो कि क्या करता है? हमारे सिस्टम पे अफेक्ट देता है। मतलब जब एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा? जो हमारे जो चैनल्स हैं, जो सोडियम पंप हुआ, पोटेशियम पंप हुआ, वो चैनल्स जो होते हैं प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो हमारे सेल के अंदर सोडियम का एक्युमुलेशन हो जाता है। सोडियम का एक्युमुलेशन होगा, पोटेशियम हमारा जो है वो इनफ्लक्स नहीं हो पाएगा, वो बाहर एक्युमुलेट होगा। जब सोडियम का एक्युमुलेशन जब हमारे सेल के अंदर होगा वो हमारा आउटफ्लक्स नहीं हो पाएगा, हमारा वो सोडियम एक्युमुलेट होता रहेगा। तो जिससे क्या होगी? हमारी सेल में स्वेलिंग होगी। कैसे? हमारा चूंकि सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है तो हमारा आइसोऑस्मोटिक मतलब सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए हमारे उसमें वाटर्स का उसमें फिल हो जाएंगे। वाटर्स जो है उसके अंदर स्वेलिंग कर वाटर का एक्युमुलेशन होने लगेगा, ताकि क्या रहे वहाँ पे जो हमारा वहाँ का जो मेंटेन रहे, आइसोऑस्मोटिक जो हमारा कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। तो इस स्टेज को हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, जो हमारा जो डैमेज है। जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लगेगा तो सेल क्या करता है? वापस से वो रिस्टोर हो जाता है। अब हम जानते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब स्ट्रेस जो है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहे, वो हटे ना, फिर उसके बाद से धीरे धीरे सेल में डैमेज होने लगता है। तो उस समय अगर इस्कीमिया परसिस्ट, मतलब अगर देर समय तक हमारा जो है ब्लड
सप्लाई जो है वो ऑक्लूड रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो धीरे धीरे हमारे सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसमें वैक्यूलाइजेशन हो जाएगा। लाइजोसोम्स जो है वो क्या होंगे, वाटर के एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग्स आ जाएंगी, कैल्शियम धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा। अब हमारा तीसरा है न्यूक्लियर डैमेज। हमारे सेल में न्यूक्लियर डैमेज कैसे होगी, जब रिवर्सिबल इंजरी होगी तो हमारा ऑक्सीजन कम मिलेगा, हाइपोक्सिया होगा, जिसके कारण एरोबिक प्रोडक्शन से जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया से वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा या रुक जाएगा। तो जब एटीपी प्रॉपर नहीं बन पाएगा हमारे एरोबिक रिएक्शन से, तो एनारोबिक रिएक्शन से होने लगा। एनारोबिक रिएक्शन से कैसे होगा, जो भी हमारे सेल्स में ग्लाइकोजन का स्टोरेज है उससे हमारा एटीपी प्रोडक्शन होने लगेगा, तो जिसके कारण सेल में लैक्टिक एसिड जो हमारा प्रोसेस होता है एनारोबिक रिएक्शन, उसमें लास्ट जो प्रोडक्ट आता है वो लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन होने से जो सेल का पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा, वहां पे लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, जिसके कारण जो पीएच डिक्रीज हो जाएगा उसके कारण हमारी जो न्यूक्लियस है उसमें जो वहां का क्रोमेटिन फाइबर है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगा। अब हम जानते हैं इरिवर्सिबल जब वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा तो फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, न्यूक्लियर डैमेज में क्या होगा। हाइड्रोलाइटिक, जब उसमें वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो जो लाइजोसोम्स मेम्ब्रेन, जो लाइजोसोम में स्वेलिंग हुआ वो ब्रश कर जाएगा, उसकी मेम्ब्रेन क्या होगी, डैमेज हो जाएगा। तो लाइजोसोम्स में से क्या निकलेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हम सब जानते हैं कि लाइजोसोम्स जो होते हैं हमारे सेल में जो भी डेब्रिज होती है उनको क्या कर देता है, उनको वो डिस्ट्रॉय करता है, तो वो आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज, ग्लाइकोसिडेज ये सब क्या उसमें से बाहर निकल जाएंगे, तो ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे और एंजाइमेटिक डाइजेशन, जो भी हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, धीरे धीरे डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। जब हमारे जो सेल्स के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट्स जब उनको डाइजेस्ट करने लगे तो धीरे धीरे सेल की डेथ हो जाएगी। अब फोर्थ है राइबोसोम डैमेज। राइबोसोम डैमेज कैसे होगा, जब इरिवर्सिबल इंजरी होगी, मतलब स्ट्रेस जो है थोड़े समय के लिए होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन रुक जाएगा। जब एटीपी का प्रोडक्शन रुक जाएगा तो सेल्स में स्वेलिंग हो जाएगी। जब स्वेलिंग होगी तो हमारा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी स्वेल कर जाएगा। जब उसमें स्वेलिंग होगी तो जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच रहते हैं वो डी अटैच होने लगेंगे और डिसोसिएशन होने लगेगा पॉलीजोम्स को इनटू मोनोजोम्स। जो राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होके वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जब उनका डी अटैचमेंट होने लगेगा, पॉलीजोम्स मतलब राइबोसोम्स वहां से डी अटैच होके पूरे सेल्स में जब इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, इस स्टेज को क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर स्ट्रेस हट जाएगा तो वो वापस से रिकवर, मतलब वापस से वो अपना रिकवर कर लेता है सेल। जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगा जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगा और हाइपोक्सिया लंबे समय के लिए होगा तो हमारे सेल्स के मेम्ब्रेन जो है वो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो भी धीरे धीरे मतलब वो फंक्शन करना धीरे धीरे बंद कर देगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्वेलिंग हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डायलेट हो जाएगा, हमारी सेल जो है पूरी धीरे धीरे स्वेल होने लगेगी। एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो सेल जो है धीरे धीरे एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, धीरे धीरे वो सेल डेथ अपने आप धीरे धीरे मतलब अपने आप को डेथ कर देगी, जिसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल सेल इंजरी ऑफ, मतलब हमारे ये जो एपोप्टोसिस है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे होता है। अब नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज कैसे होगा, रिवर्सिबल इंजरी में सेल जो हम आपको पहले बता चुके थे कि जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तो
वो जो एरोबिक रिएक्शन होती है उसकी जगह पे एनारोबिक रिएक्शन होगी। जब एनारोबिक रिएक्शन होगी तो लैक्टिक एसिड का धीरे धीरे सेल्स के अंदर एक्युमुलेशन होने लगेगा। जो हमारे एटीपी डिपेंडेंट आयन चैनल्स वगैरह हैं वो भी डिसफंक्शन हो जाएंगे। जब ये डिसफंक्शन हो जाएंगे उस फेज को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल इंजरी। जब ऑक्सीजन वापस से मिलने लगेगा, वापस से रिज्यूम हो जाएगा तो वो इंजरी रिकवर कर जाएगी। अगर वो देर समय के लिए परसिस्ट करता है इरिवर्सिबल इंजरी में तो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम, सोडियम का एक्युमुलेशन था जिसकी वजह से वाटर एक्युमुलेट हो रहा था, स्वेलिंग हो रही थी, धीरे धीरे कैल्शियम का भी लेवल इंक्रीज होता जाएगा, सेल्स स्वेल करेंगी, धीरे धीरे रप्चर कर जाएंगे, धीरे धीरे सेल की डेथ हो जाएगी। ये हमारा इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। रेगुलर लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।